दुनिया इस हफ्ते कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मेरा नाम है नील। बीते हफ्ते की महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर बात करने के लिए आज मैं फिर हाजिर हूं। आज सबसे पहले जानेंगे कि आर्मेनिया की सड़कों पर लोगों का हुजूम क्यों है और नागोर्नो कराबाख से इसका क्या कनेक्शन है। और दूसरी खबर में समझेंगे कि पड़ोसी देश पाकिस्तान में नई सरकार के गठन के बाद क्या भारत को लेकर उसकी विदेश नीति में कोई तब्दीली देखने को मिलेगी। दूसरी अहम खबरों को भी जानेंगे, लेकिन सबसे पहले बात आर्मेनिया की। दुनिया भर में कई इलाके ऐसे हैं जिन्हें लेकर दो देशों के बीच दशकों से विवाद चल रहा है। अब भारत को ही लीजिए, कुछ जगहों पर चीन तो कुछ जगहों पर यह पाकिस्तान से उलझा हुआ है। एशियाई देश आर्मेनिया और एशिया तथा यूरोप दोनों में मौजूद अजरबैजान भी कुछ ऐसे ही विवादों में उलझे हुए हैं। विवाद ऐसा है कि बार बार दोनों मुल्क एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो जाते हैं। यह विवाद अब तक दोनों मुल्कों के हजारों अवामों की जान ले चुका है। दोनों देश जिस इलाके को लेकर एक दूसरे को आंख दिखाते हैं उसका नाम है नागोर्नो कराबाख। अब आप पूछ सकते हैं कि हम आज आपको ये सब क्यों बता रहे हैं। इस विवाद की पूरी कहानी बताएंगे, लेकिन पहले ये समझिए कि यह मामला अभी चर्चा में क्यों है। दरअसल आर्मेनिया की राजधानी येरेवन में हजारों प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वे प्रधानमंत्री निकोल पश्नियन के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इस प्रदर्शन में आर्मेनिया के विपक्षी दल भी शामिल हैं। इन दलों ने बड़े पैमाने पर सविनय अवज्ञा आंदोलनों की शुरुआत कर दी है। प्रदर्शनकारियों को डर है कि प्रधानमंत्री निकोल विवादित नागोर्नो कराबाख क्षेत्र पर अजरबैजान को बड़ी रियायतें देने वाले हैं। अभी हाल ही में जब निकोल संसद को संबोधित कर रहे थे तब उन्होंने विवाद पैदा करने वाली एक बात कही। उन्होंने कहा, मैं दोषी हूं कि 2018-19 में आपने समाज के सामने खड़ा नहीं हो सका और हमारे सभी निकट और दूर के दोस्त हमसे उम्मीद करते हैं कि नागोर्नो कराबाख के 7 विवादित इलाकों को अजरबैजान को सौंप देना चाहिए। ऐसे बयान पर विपक्षी दल कहां चुप बैठने वाले थे। उन्होंने निकोल पर नागोर्नो कराबाख पर अपनी दावेदारी छोड़ने का आरोप लगाया। यही वजह है कि आज आर्मेनिया में सियासी पारा काफी चढ़ा हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि नागोर्नो कराबाख आखिर क्या बला है जिसने आर्मेनिया की सियासत में भूचाल ला दिया है। आइए आपको समझाते हैं। असल में आर्मेनिया और अजरबैजान काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच के देश हैं। कॉकेशस पर्वत की मौजूदगी के चलते इसे कॉकेशस क्षेत्र भी कहा जाता है। आर्मेनिया और अजरबैजान एक दूसरे के पड़ोसी देश हैं। आर्मेनिया के उत्तर में जॉर्जिया, पश्चिम में तुर्की, दक्षिण में ईरान और अजरबैजान एक्सक्लेव और पूर्व में अजरबैजान है। अजरबैजान के उत्तर में रूस, दक्षिण में ईरान और अजरबैजान एक्सक्लेव के पश्चिम में तुर्की है। अब ये एक्सक्लेव क्या है? एक एक्सक्लेव किसी देश या क्षेत्र का वो हिस्सा होता है जो भौगोलिक रूप से मुख्य भाग से अलग होता है और जिसकी सीमा आसपास के एक या अधिक देशों से लगी होती है। मतलब ये कि अजरबैजान 2 टुकड़ों में बटा हुआ है। इसका एक उदाहरण कालिनिनग्राद के रूप में भी देखने को मिलता है। यह रूस का हिस्सा है मगर रूस की मुख्य भूमि से अलग है। हम जिस अजरबैजान और आर्मेनिया की बात कर रहे हैं वे प्रथम विश्व युद्ध से पहले ट्रांस कॉकेशियन डेमोक्रेटिक फेडरेटिव रिपब्लिक के हिस्सा थे। यानी आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों एक ही देश थे। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तब फेडरेटिव रिपब्लिक को 3 हिस्सों में बांट दिया गया। आर्मेनिया और अजरबैजान के अलावा जॉर्जिया तीसरा देश बना। 1920 के दशक में जब जोसेफ स्टालिन सोवियत संघ के मुखिया बने तब उन्होंने आर्मेनिया और अजरबैजान को सोवियत संघ में मिला लिया। सोवियत यूनियन का हिस्सा बनने के बाद नए सिरे से दोनों मुल्कों की सरहदें खींची गई। अब झगड़े की शुरुआत यहीं से होती है। जब दोनों देश नई सरहद से अलग हो रहे थे तब इनके बीच में मौजूद इलाका नागोर्नो कराबाख को अजरबैजान के हिस्से में दे दिया गया। कहते हैं कि ऐसा करके स्टालिन ने ऐतिहासिक जंग की बुनियाद डाल दी। अब आप पूछ सकते हैं कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। असल में अजरबैजान में बहुसंख्यक आबादी मुसलमानों की है
और अर्मेनिया एक ईसाई मेजॉरिटी वाला देश है। वहीं नागोर्नो काराबाख में भी बहुसंख्यक आबादी ईसाइयों की है। लॉजिक तो यही कहता है कि नागोर्नो कराबाख को अर्मेनिया में होना चाहिए था, लेकिन स्टालिन ने मुस्लिम मेजॉरिटी वाले अजरबैजान में इस इलाके को डाल दिया। अब मजहबी झगड़ों के चलते नागोर्नो काराबाख हमेशा सुलगता ही रहा। वहां धार्मिक लड़ाई आम बात हो गई। एक मजहब और संस्कृति के चलते अर्मेनिया इस इलाके को अपना समर्थन देता रहा और इसलिए असली लड़ाई अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच होने लगी। ऐसा कहा जाता है कि स्टालिन भी यही चाहते थे। उनकी मंशा थी कि ये छोटे देश आपस में लड़ते रहेंगे तो सोवियत संघ के लिए वे कभी चुनौती नहीं बन पाएंगे। ऐसा हुआ भी। इस विवादित इलाके को लेकर दोनों देशों के बीच तल्खियां काफी बढ़ गई, लेकिन मजबूत सोवियत संघ के सामने ये देश कुछ कर सकने की हिम्मत नहीं जुटा सके। 1980 में जैसे जैसे सोवियत संघ की दीवारें दरकने लगी, नागोर्नो काराबाख को लेकर अर्मेनिया और अजरबैजान आमने सामने आ गए। 1988 में इस इलाके में सिविल वॉर छिड़ा, जिसमें दोनों जातीय समुदाय आपस में लड़ने लगे। ईसाइयों को अर्मेनिया और मुस्लिमों को अजरबैजान से अच्छा खासा समर्थन मिल रहा था। 1991 में जैसे ही सोवियत संघ बिखरा, अजरबैजान के साथ साथ नागोर्नो काराबाख ने भी अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया। हालांकि 1992 में दोनों देश हिंसा की जद में आ गए। हजारों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और लाखों लोग बेघर हुए। 2 साल तक चली लंबी जंग के बाद 1994 में रूस की मध्यस्थता से युद्ध विराम का ऐलान हुआ। रूस ने नागोर्नो काराबाख को स्वायत्त गणराज्य का दर्जा दे दिया, लेकिन अभी भी दुनिया की नजरों में वो अजरबैजान का ही हिस्सा है। कहने को तो दोनों तरफ के लोग शांत हो गए, लेकिन हकीकत में वे कभी शांत नहीं हुए और ये लड़ाई अभी तक जारी है। 2020 में दोनों देशों के बीच हुए युद्ध में हजारों लोग मारे गए। अब आप ये समझ चुके होंगे कि अर्मेनिया और अजरबैजान किन वजहों से आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। ऐतिहासिक गलती के कारण ही दोनों देशों के बीच तल्खियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। यही वजह है कि जब अर्मेनिया के प्रधानमंत्री नागोर्नो काराबाख पर रियायत की बातें करते हैं तो वहां की सियासत गर्मा जाती है। दरअसल अप्रैल माह में ही अर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पश्नियन और अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हम अलियेव बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में मिले थे। मीटिंग के दौरान दोनों नेताओं ने अपने अपने देशों के विदेश मंत्री को एक शांति वार्ता की तैयारी करने का आदेश दिया। बैठक के दौरान अर्मेनियाई अजरबैजान सीमा के परिसीमन के मुद्दे पर एक द्विपक्षीय आयोग के गठन पर सहमति बनी। इसका मकसद सीमा पर सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करना था, लेकिन अर्मेनियाई विदेश मंत्री अरारात मिर्ज़ोयान ने यह कहकर विवाद छेड़ दिया कि नागोर्नो काराबाख क्षेत्र एक क्षेत्रीय मुद्दा नहीं है, बल्कि यह वहां के लोगों के अधिकारों का मामला है। लिहाजा अर्मेनिया के विपक्षी दलों ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया। कई लोगों का मानना है कि सरकार के इस रुख के पीछे पश्चिमी देश या यूरोपीय संघ है। वहीं कुछ लोग इसके पीछे रूस का हाथ बता रहे हैं। इसके पीछे वजह चाहे जो भी हो, लेकिन अर्मेनियाई सरकार के बयान ने दुनिया भर में नागोर्नो काराबाख की स्थिति को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। राजनीतिक उठापटक के बाद बीते महीने शहबाज शरीफ की अगुवाई में पाकिस्तान में नई सरकार का गठन हुआ। नई सरकार के गठन के साथ ही सरकार की नीति को लेकर आकलनों का दौर शुरू हो गया है। नए विदेश मंत्री की आगामी विदेश नीति को लेकर कई तरह की अटकलें हैं। पूछा जा रहा है कि क्या भारत को लेकर पाकिस्तान की विदेश नीति में कोई बदलाव हो सकेगा? क्या वो अफगानिस्तान और कश्मीर मुद्दे को लेकर अपने रुख में बदलाव लाएंगे? अगर वो ऐसा करते हैं तो इसमें पाकिस्तान की सेना का क्या रोल होगा? पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार गिरने के बाद कभी एक दूसरे के विरोधी माने जाने वाले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने मिलकर नई सरकार का गठन किया। गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी मुस्लिम लीग नवाज के पास 84 सांसद हैं, जबकि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के 57 सांसद इस गठबंधन में शामिल हैं। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी इस सरकार में पाकिस्तान के नए विदेश मंत्री हैं। वे ऐसे वक्त पर विदेश मंत्रालय के मुखिया बने हैं जब पाकिस्तान की विदेश नीति को चलाने के लिए एक कुशल, दूरदर्शी और स्थिर हाथ की जरूरत है। चीन और अपनी सेना से सामंजस्य बनाते समय नए विदेश मंत्री के कंधे पर एक तरफ अमेरिका के साथ तनावपूर्ण संबंधों को ठीक करने का भार है, तो वहीं दूसरी ओर पड़ोसी भारत के साथ शांति प्रक्रिया
फिर से शुरू करने की जिम्मेदारी भी है। सवाल है कि क्या पाकिस्तान की नई सरकार भारत से संबंधों में पुनर्बहाली की कोशिश करेगी। दरअसल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पुरानी सरकारों के वक्त भारत पाक रिश्ते बहुत खराब नहीं रहे थे। यह एक उदारवादी लोकतांत्रिक विचारों वाली पार्टी रही है। ऊपर से बिलावल की छवि तो बिल्कुल भी भारत विरोधी नहीं रही है। वो पहले भी अपने पिता आसिफ अली जरदारी के साथ भारत के दौरे पर आ चुके हैं। उस समय उनके पिता पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे। तब भारत में दिलचस्पी आसिफ अली जरदारी को लेकर दिखाई गई थी। अब उतनी ही दिलचस्पी लोगों ने बिलावल में भी दिखाई है। यह बात अलग है कि बीते कुछ सालों में हालात बहुत बदल गए हैं। फरवरी 2019 में पुलवामा कांड और अगस्त 2019 में भारत द्वारा जम्मू और कश्मीर की विशेष शक्तियों को वापस लेने के बाद भारत पाकिस्तान के आपसी रिश्ते बिगड़ गए हैं। भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त रहे शाहिद मलिक का कहना है कि पाकिस्तान के सभी पक्ष अब ये चाहते हैं कि भारत के साथ रिश्ते फिर से बहाल हों और साथ में कश्मीर के मुद्दे पर भी चर्चा हो। उनका यह भी मानना है कि पाकिस्तान में पिछले 5-7 सालों में जो भी सरकारें सत्ता में आई उसने भारत के साथ रिश्तों को सामान्य करने की ओर कदम तो बढ़ाया, लेकिन भारत ने इसको लेकर कोई बेहतर प्रतिक्रिया नहीं दी। असल में भारत रिश्तों में पुनर्बहाली तो चाहता है, मगर इसके लिए आतंक, दुश्मनी और हिंसा से मुक्त माहौल उसकी पहली शर्त है। पाकिस्तान में साल 2023 और भारत में साल 2024 में आम चुनाव होने वाले हैं। अगले साल होने वाले चुनावों की वजह से बिलावल भुट्टो ऐसी स्थिति में नहीं है कि वो भारत को लेकर पाकिस्तान की विदेश नीति में कोई निर्णायक बदलाव कर सकें। ऊपर से पाकिस्तानी सेना का दबदबा और चीन की दखलंदाजी भी उन्हें ऐसा करने से रोकेगी। पाकिस्तान की सरकार की चिंता ये है कि ये मामले उनके हाथ में पूरी तरह से नहीं है। यह बात भी किसी से नहीं छिपी कि पाकिस्तान की राजनीति और विदेश नीति में पाकिस्तानी सेना की खास जगह है। साथ ही बीते सालों में इन मामलों में चीन की भूमिका को भी नकारा नहीं जा सकता। वैसे मामलों में उन दोनों की भूमिका खास तौर पर बढ़ जाती है जो भारत से जुड़े हों। वैसे तो पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार के पतन से पहले ही सेना ने साफ कर दिया था कि वह गैर राजनीतिक है और अपने आप को राजनीतिक मसलों से अलग रखती है। ये और बात है कि पाकिस्तान के भीतर और बाहर ये बात किसी को हजम नहीं हुई। पाकिस्तान को लेकर एक आम राय है कि पाकिस्तान की विदेश नीति के मामलों में सेना खुद को अलग नहीं रख सकती। ऐसे में अगर बिलावल भारत समर्थक स्टैंड लेना भी चाहेंगे तो नहीं ले सकेंगे। वो भारत को लेकर बहुत सक्रियता से काम नहीं कर पाएंगे और स्थिति वैसी ही बनी रहेगी जैसी सेना चाहेगी। उधर चीन ने अपनी आर्थिक घुसपैठ की नीति को आधार बनाकर पाकिस्तान में भारी निवेश किया है। उसका मकसद एक ओर भारत को काउंटर करना है तो दूसरी ओर मलक्का जल संधि का विकल्प भी तैयार करना है। मलक्का जल संधि इंडोनेशियाई द्वीप समूह में संकरा जल परिवहन गलियारा है। चीन जिस तरह दुनिया के देशों से उलझता जा रहा है, उसे इस बात का डर है कि अगर स्थिति अधिक बिगड़ती है तो उसकी ऊर्जा आपूर्ति को मलक्का के रास्ते बनाए रखना मुमकिन नहीं होगा। इसीलिए चीन कभी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान के साथ भारत के रिश्ते सामान्य हों। इससे चीन की आर्थिक, कूटनीतिक और रणनीतिक तीनों हित प्रभावित होते हैं। दूसरी ओर पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर चीन की उपस्थिति भारत की सुरक्षा को खतरे में डालती है। लिहाजा भारत पाकिस्तान में चीन की जमीन कमजोर करने के लिए पाकिस्तान से रिश्ते बहाल कर सकता है। हालांकि ये बात चीन को रास नहीं आएगी। ऐसा ना हो इसके लिए वह पाकिस्तान पर हमेशा दबाव बनाए रखेगा। इन्हीं सब बातों को देखते हुए पाकिस्तान के जानकारों का मत है कि अमेरिका और यूरोप के साथ पाकिस्तान के रिश्तों में सुधार संभव है, मगर अफगानिस्तान या भारत को लेकर कोई बड़ा बदलाव शायद ही दिखे। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान की विदेश नीति भारत की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाती है या नहीं। बड़ी खबरों के बाद दूसरी अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर भी एक नजर डालते हैं। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इस हफ्ते ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव यानी वैश्विक सुरक्षा पहल पेश की। इसका मकसद आम, व्यापक, सहकारी और टिकाऊ सुरक्षा के दृष्टिकोण को अपनाना है ताकि एक तरफावाद और समूह की राजनीति को संतुलित किया जा सके। चीनी अधिकारियों के अनुसार पेश की गई वैश्विक सुरक्षा पहल अमेरिका की इंडो पैसिफिक रणनीति और क्वाड का मुकाबला करने के लिए लाई गई है। क्वाड भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान का एक सुरक्षा समूह है। बीते दिनों बोआओ फोरम फॉर एशिया यानी BFA बैठक में शी जिनपिंग ने कब्जे व सत्ता की राजनीति और समूहों के टकराव के खिलाफ ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव बनाने की बात कही थी।
BFA कई देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय समूह है। इसका मकसद एशिया में आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देना है। दक्षिण कोरिया की आपत्ति के बावजूद उत्तर कोरिया ने 4 मई को एक बैलिस्टिक मिसाइल दागी। ये मिसाइल ऐसे समय पर दागी गई जब कुछ दिन पहले ही उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति किम जोंग उन ने अपने परमाणु जखीरे को बढ़ाने की कसम खाई थी। हालिया परीक्षण दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति यून सुक योल के लिए एक संकेत बताया जा रहा है। दक्षिण कोरिया के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने यह कहते हुए इस बात पर आपत्ति जताई कि यह मिसाइल लॉन्च संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों का घोर उल्लंघन है। बता दें कि उत्तर कोरिया ने जनवरी से अब तक 14 हथियारों का परीक्षण किया है, जिसमें इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी शामिल है। इस हफ्ते ईरान के तेल मंत्री जावद ओब्जी ने अपने सहयोगी देश वेनेजुएला की आधिकारिक यात्रा की और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो से वेनेजुएला की राजधानी काराकस में मिले। दोनों ने भाईचारे के संबंध और ऊर्जा मामलों में सहयोग को और गहरा करने पर बातचीत की। इस मुलाकात की अहमियत इसलिए भी है कि ये दोनों देश अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना कर रहे हैं, लिहाजा दोनों ने मिलकर अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों से निपटने के तरीकों पर भी चर्चा की। गौरतलब है कि ईरान और वेनेजुएला दोनों बड़े तेल उत्पादक देश हैं और दोनों वैश्विक तेल उत्पादक समूह ओपेक के संस्थापक सदस्य हैं। अब आज की कहानियों पर आधारित सवालों को भी देख लेते हैं। पहला सवाल, नागोर्नो काराबाख विवाद चर्चा में क्यों है? इस विवाद के मुख्य कारण क्या हैं? वर्णन कीजिए। दूसरा सवाल, क्या पाकिस्तान की नई सरकार भारत को लेकर विदेश नीति में कोई बदलाव ला सकेगी? परीक्षण कीजिए। दुनिया इस हफ्ते के इस बुलेटिन में इतना ही। मिलते हैं अगले हफ्ते नई कहानियों के साथ जो आपकी और हमारी दुनिया को बदल रही हैं। तब तक के लिए नमस्कार।